जेपीएससी का मेरा दूसरा प्रयास था। रैंक वन कभी नहीं सोचा था। अराउंड 6-7 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ। जब असफलता हाथ लगती है तो काफ़ी दुख होता है उसके बारे में, लेकिन वही है कि अगर आपको सफल होना है तो आपको हमेशा निरंतर लगे रहना होगा। जब आप जॉब के साथ तैयारी करते हो तो उतना टाइम ही नहीं है कि आपको बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हो। हाँ, सोशल मीडिया के लिए मैं कहूँगा कि सोशल मीडिया में बहुत नहीं चलाता था, बट मैंने किसी सोशल मीडिया को बैन एज सच नहीं किया हुआ था। मैं उसको एज अ यूजफुल सोर्स की तरह यूज़ करता था। जिन लोगों का इन बार नहीं हो पाया फ्रॉम मेंस टू अभी भी इंटरव्यू में भी, मैं बस उनको यही कहूँगा कि आपकी ही वाली स्थिति मेरी भी थी पिछले साल। तो मुझे लगता है कि उनके लिए मेरा यही संदेश होगा कि आप अपने फिर से तैयारी में लगें, कुछ दिन अपने आप को रिलैक्स करें, इंटरटेनमेंट करें, कहीं घूमने चले जाएं, दोस्त यार से मिलें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। 10-15 दिन के बाद फिर से आप आएँ। फिर आई थिंक जेपीएससी नेक्स्ट आने वाला ही है। आप बहुत ही प्रोबेबल कैंडिडेट हो सकते हैं। सिलेबस के ही दायरे में रहिए, उतनी ही न्यूज़ को कैप्चर कीजिए, क्योंकि उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ सारे डिस्ट्रैक्शन ही है। नमस्कार, न्यूज़ 11 डिजिटल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अल्ताफ सिद्दीकी। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए जेपीएससी टॉपर जिन्होंने रैंक 1 लाया है, आशीष अक्षत। पूरा जो झारखंड है इस वक्त, जो झारखंड वासी हैं और जो बाकी लोग जो सिविल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं या जो तैयारी कर रहे हैं, वो सब जानना चाहते हैं कि आशीष अक्षत है कौन, फैमिली बैकग्राउंड क्या है और भैया रैंक 1 कैसे आया। तो ये सारी चीजों पर जो है हम बातचीत करेंगे। आशीष अक्षत हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बातचीत करने के लिए हैं। आशीष जी, पहले आपको बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। बताइए अपने बारे में। पहले तो कैसा रहा आपका ये अनुभव, कैसा है? थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन। जेपीएससी की जो पूरी जर्नी है, सबसे पहले मैं जेपीएससी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी टाइमली रिजल्ट्स निकाले और उसमें अभ्यर्थी जो हैं वो सफल हुए। जो जर्नी है जेपीएससी की, अभी ये जेपीएससी का मेरा दूसरा प्रयास था और इस दूसरे प्रयास में मैं क्वालिफाई कर पाया हूँ। इससे पिछले वाले प्रयास में मैं इंटरव्यू तक क्वालिफाई किया था, बट उसके बाद इंटरव्यू के बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है, बट जेपीएससी में मेरा यही सफ़र रहा। उसके पहले मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी मैंने की है। अपने जॉब के साथ ही मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी भी की है, यूपीएससी की भी, और अब जेपीएससी की भी तैयारी की और उसमें सफलता मिली। फील कर पा रहे हैं कि आप एक डीएसपी हैं? आप अभी, मैं एक डीएसपी से बात कर रहा हूँ। इतनी अभी सिंक नहीं हुई है, धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों के कॉन्ग्रेचुलेशंस आ रहे हैं, उनको अभिनंदन उनके स्वीकार कर रहा हूँ। बट हाँ, लगता है थोड़ा टाइम लगेगा सिंक इन होने में, बट अच्छा लग रहा है। फीलिंग गुड फॉर मी। आशीष जी, आप जिस मकाम पर हैं उसके लिए शायद करोड़ों लाखों जो युवा है, यूथ है, उनका सपना होता है, वहाँ आप पहुँच गए हैं। आप भाग्यशाली भी हैं और आपकी मेहनत भी है। आप बताइए कि आपने ऐसा क्या किया, क्या तैयारी थी आपकी, कैसे प्रिपरेशन था, क्या स्ट्रैटेजी था आपका? देखिए, जेपीएससी में जो तैयारी थी, बेसिकली 3 पॉइंटर्स हैं जिसमें मैं हमेशा से ही फोकस किया हूँ। सबसे पहली जो होती है वो टाइम मैनेजमेंट। जब आप जॉब के साथ किसी भी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले होता है टाइम निकाल पाना। तो मैंने अपने टाइम को स्ट्रैटेजाइज़ किया कि अपने ऑफिस के बाद 6 बजे के बाद मैं कैसे 4 घंटे निकाल पाऊँ अपने पढ़ाई के लिए, और इनफैक्ट सुबह भी कम से कम 2 घंटे ऑफिस जाने से पहले मैं इस चीज़ को डेडिकेट करता था। तो इस तरह से मैंने अपने वीकडेज़ को टाइम निकाला मैंने, और वीकेंड्स को पूरी तरह से यूटिलाइज़ किया। जो भी छुट्टियाँ, पब्लिक हॉलीडेज़ पड़ते थे, उनको मैंने अच्छे से यूटिलाइज़ किया। टाइम मैनेजमेंट जब मैं कहता हूँ तो ये होती है कि जब उसमें आप अपने जो पूरे सिलेबस है उसको आप कैसे डिफ़ाइन करते हो, बेसिक स्टैटिक बुक्स के लिए, उसके अलावा कैसे आप करंट अफेयर्स को देखते हो, तो इन सब को आपको टाइम अलॉट करना पड़ता है। दूसरी जो सबसे अहम पहलू है वो है सिलेबस की। जेपीएससी का जो सिलेबस है वो बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है। मुझे नहीं लगता कि अगर उस सिलेबस की अगर तैयारी की जाए ढंग से तो कोई भी प्रश्न छूटने लायक होगा, बोथ फॉर पीटी और फॉर मेंस, दोनों के लिए ही। तो मैंने बहुत अच्छे से सिलेबस को पढ़ा, उसको मैंने काफ़ी ज़्यादा बाइफरकेट भी किया, अपने नोट्स बनाए, उस नोट्स को मैंने बहुत अपडेट किया। डेली न्यूज़पेपर पढ़ता था, और न्यूज़पेपर ऐसा था कि मैंने कभी छोड़ा नहीं। अगर कभी नहीं भी पढ़ पाया किसी दिन तो 3-4 दिन के बाद मैं फिर से पढ़ लिया करता था। बट हाँ, मैं अपडेटेड रहता था न्यूज़पेपर से, और साइमल्टेनियसली अपने नोट्स को हमेशा रिवाइज करते रहता था। जो न्यूज़पेपर है वो आपके आंसर्स को बहुत हद तक डिफ्रेंशिएट करता है बाकी लोगों से, जैसा मेरा मानना है। तो पहली टाइम मैनेजमेंट, दूसरा आपकी सिलेबस पे कमांड, और तीसरा आई थिंक जो आंसर राइटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस एग्ज़ाम के लिए। आपको निरंतर आंसर राइटिंग करते रहनी चाहिए। और क्योंकि मेरे बड़े भाई के साथ मैं तैयारी कर रहा था, तो मैंने अपने आंसर्स को लिखा और उनके साथ ही डिस्कस किया, डिबेट किया उसके ऊपर कि आंसर का जो क्वेश्चन पूछा गया है आखिरकार वो क्या था, और उसके हिसाब से हमने जवाब क्या दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आंसर राइटिंग कैसे की जाए। व्हेन आई से आंसर राइटिंग, इट्स अबाउट
अबाउट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन एंड आंसरिंग इट टू द पॉइंट। और जो चौथी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे जर्नी में है वो है टू थिंग्स विच इज़ परसिवरेंस और पेशेंस इस एग्ज़ाम में। अगर इन दोनों ये दोनों हैं तभी आप अपने आप फेलियर्स को संभाल पाइएगा और अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करिएगा, एरियाज़ को आइडेंटिफाई कीजिएगा और उस पे काम कीजिएगा और एंड देन यू विल आई थिंक कम बैक स्ट्रॉन्गर। आप फिर से आइएगा और आई थिंक फिर निकालिएगा। मैं उसका एक उदाहरण हूँ। काफ़ी सारे फेलियर्स मुझे मिले इस एग्ज़ाम में, लेकिन मैंने हमेशा उस चीज़ पे वर्क ऑन किया है और आखिरकार रिजल्ट आ गया मेरा। बहुत कॉमन सवाल है, जो टॉप करते हैं उनसे ये पूछा जाता है, आपने क्यों चुना सिविल सर्विसेज और ख़ास करके आप पुलिस विभाग की अगर बात करें तो इसके पीछे की वजह क्या है? सिविल सर्विसेज क्योंकि मेरे फादर ऑलरेडी पुलिस सेवा में थे, झारखंड पुलिस में वो एज एन इंस्पेक्टर रिटायर किए हैं, तो सबसे पहली जो इंस्पिरेशन है वो मेरे पिताजी ही हैं। तो मैंने उनको हमेशा से ही देखा है लोगों के लिए काम करते हुए, हमेशा सोसाइटी के लिए काम करते हुए। प्राइवेट नौकरी में ज़रूर मैं अपने लिए कमा सकता हूँ और अपने कंपनी के लिए कमा सकता हूँ, बट मुझे लगता है कि जहाँ तक बात आती है सिविल सर्विसेज की, जो सेटिस्फैक्शन लोगों के काम करने में, उनकी मदद करने में है, वो आई थिंक अगर एक इंसान को भी हमने टच अपॉन कर लिया तो उसका जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है आई थिंक इट्स मोर देन वर्थ जो आप देखते हैं। तो मेरे हिसाब से वो एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन रहा मेरे लिए। और जब झारखंड की बात हो तो अपने लोगों को सर्व करने में तो और भी अच्छा लगता है। पुलिस सेवा इसलिए क्योंकि मैंने हमेशा पिताजी को देखा है पुलिस सेवा में काम करते हुए, तो एक कॉमन सा अट्रैक्शन, उनके साथ हमेशा बातचीत होती थी पुलिसिंग के ऊपर, क्या क्या किया जा सकता है, तो एक हाँ वो हमेशा से ही मुझे अट्रैक्ट किया पुलिस सेवा। आपको क्या लगता है, चूँकि बहुत टफ ड्यूटी होता है, आप प्रिपेयर हैं, आप जो चुनौतियां हैं उससे आप कितना अवगत हैं? मुझे लगता है कि कोई भी जॉब हो, वेदर इट इज़ पब्लिक सर्विस और प्राइवेट भी, हर जॉब में अपनी अपनी चुनौतियां होती हैं, हर बार आपको प्रूव करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। जहाँ तक बात है पुलिस सेवा की, यस आई नो कि 24/7 की सर्विस है, बट हाँ मैं अक्वेंटेड हूँ उस चीज़ से क्योंकि मैंने देख रखा है कि कैसे काम होता है। पापा को मैंने हमेशा से ही देखा है, तो हाँ मैं तैयार हूँ इस चीज़ के लिए एंड दैट इज़ वाई मैंने पुलिस सेवा पहला प्रेफरेंस भी चूज़ किया था। आप जब आपका ये दूसरा अटेम्प्ट था? जी, जेपीएससी में मेरा दूसरा अटेम्प्ट। क्या हुआ था पहले वाले में से, कहाँ चूक गए थे आप? जो मेरी एनालिसिस खुद से कहती है वो ये था कि मैं शायद अपने मेंस के मार्क्स में कहीं कम रह गया था, तो और मेरे लैंग्वेज पेपर में हो सकता है मुझे कम नंबर मिला था, तो दैट इज़ वाई मुझे लगा कि मैंने फिर आइडेंटिफाई किया। जनरल स्टडीज़ में भी मैंने अपने नोट्स को फिर से रिवाइज़ किया और बेटर नोट्स प्रिपेयर किए और फिर अपने लैंग्वेज पेपर भी बहुत अच्छा काम किया। तो मुझे लगता है कि इन दोनों ही चीज़ों से मेरे रिजल्ट इंप्रूव हुए होंगे पिछले बार से। आशीष जी को ये लगा था कि दूसरे अटेम्प्ट में आप रैंक 1 आएंगे, टॉप करेंगे, स्टेट टॉपर रहेंगे आप? नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे एक आभास था पोस्ट इंटरव्यू की मैं शायद अपने लिस्ट इस दो होली पीडीएफ जो कहते हैं सिविल सर्विसेज के लैंग्वेज में, उसमें मेरा नाम होना चाहिए, बट रैंक 1 जो है वो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। रैंक 1 कभी नहीं सोचा था, बट अच्छा लग रहा है। इट्स अ गुड सरप्राइज फॉर मी। अच्छा बताइए कि कैसा रहा था आपका इंटरव्यू सेशन, कैसा रहा था मेंस के बाद? जो पैनल आपके सामने थे, कैसे सवाल आपसे पूछे गए थे और आप जब इंटरव्यू दे रहे थे तो आप उस वक्त कितने कॉन्फिडेंट थे और इंटरव्यू के बाद क्या आप सोच रहे थे? इंटरव्यू में जो पैनल था वो काफ़ी कॉर्डियल था मेरे से। उन्होंने जो मेरी पूरी की पूरी प्रोफाइल है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। धनबाद से वो क्वेश्चंस थे, धनबाद के झरिया फायर से क्वेश्चंस थे, मेरे जॉब प्रोफाइल से क्वेश्चंस थे, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से क्वेश्चंस रहे। उसके बाद मेरे से साइबर सिक्योरिटी पे क्वेश्चन पूछा गया और मुझसे डीप फेक पे क्वेश्चन पूछा गया, डार्क वेब से क्वेश्चन पूछा गया। तो काफ़ी वृहद तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए। सम सिचुएशनल क्वेश्चंस भी थे रिलेटेड टू इनकाउंटर्स एंड ऑल। तो वो सारी चीज़ें मेरे से पूछी गई थी इंटरव्यू में। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से आपने तैयारी की और जो चीज़ें निकल कर आई सामने, मौजूदा समय में मैं उसी से एक सवाल ले लेता हूं, वर्तमान समय में पुलिसिंग की अगर बात करें झारखंड के परिवेश में, आशीष जी कैसे परिभाषित करेंगे और आपका नज़रिया क्या है? झारखंड की पुलिसिंग एक हमेशा से अच्छी पुलिसिंग रही है और मैं बस यही कहूँगा कि मैं अपना जो सेवा है इस सर्विस को देना चाहूँगा। इसमें जो भी योगदान होगा इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं। नई चुनौतियाँ आ रही हैं आज के समय में, साइबर क्राइम है, डिजिटल अटैक्स और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें एक इमर्जिंग इश्यूज़ हैं झारखंड के लिए भी। आई थिंक मुझे लगता है कि मैं उस पर अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊँगा और सीनियर्स के साथ काम करूँगा। अभी तो जब ज्वाइन करूँगा तो और बेटर वे में बता पाऊँगा।
तैयारी के बारे में और कुछ बताइए। कभी ऐसा लगा हो आपको कि नहीं यार अब छोड़ देते हैं, अब हो गया बस, अब मन नहीं कर रहा है, कभी ऐसा हो सिचुएशन आया हो जहाँ पर आप होपलेस हो गए हो? जी, ये मुझे लगता है कि ये हर सिविल सर्विस एस्पिरेंट के साथ होता है। जब भी वो कोई एग्ज़ाम देता है, बी इट प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, इनफैक्ट अगर फाइनल लिस्ट में भी एक्सपेक्टेशंस करते हैं, तो हर इंसान के साथ ऐसा होता है कि एक बैड टाइम आता है उनके साथ। मेरे साथ भी काफ़ी रहा, क्योंकि मैं अपने अराउंड 6-7 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो सफलता मुझे अब जाके मिली है, तो हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने जितने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, यूपीएससी हो चाहे जेपीएससी हो, तो जब असफलता हाथ लगती है तो काफ़ी दुख होता है उसके बारे में। लेकिन वही है कि अगर आपको सफल होना है तो आपको हमेशा निरंतर लगे रहना होगा। और फिर उसके बाद बैठ करके घर वालों के साथ डिस्कस करते थे, दोस्तों के साथ डिस्कस करते थे, भैया के साथ डिस्कस करता था, और फिर 10-15 दिन में नॉर्मल हो करके फिर इस चीज़ पे लग जाता था कि कैसे मैं क्वालिफाई करूँगा। तो उसके बाद वही मैंने जैसे बताया आपको, आइडेंटिफाई करना अपने प्रॉब्लम्स को, कहाँ कहाँ मेरे कॉन्सेप्ट्स कहाँ वीक थे, क्योंकि हर एक एस्पिरेंट को ये जरूर पता रहता है कि उसकी कहाँ कमी रह गई होगी। तो आइडेंटिफाई किया उस चीज़ को, और उसके बाद फिर उसके ऊपर काम किया। तो आई थिंक यही रहा। कोई डिस्ट्रैक्शन आपके लाइफ में जो आपको बाधित कर रहा हो बीच में प्रिपरेशन के दौरान, कभी ऐसा सिचुएशन आया? नहीं, उतनी टाइम इतना नहीं रहता था, क्योंकि जब आप जॉब के साथ तैयारी करते हो तो उतना टाइम ही नहीं है कि आपको बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हो। हाँ, सोशल मीडिया के लिए मैं कहूँगा कि सोशल मीडिया में बहुत नहीं चलाता था, बट मैंने किसी सोशल मीडिया को बैन एज सच नहीं किया हुआ था। मैं उसको एज अ यूजफुल सोर्स की तरह यूज़ करता था। अब जैसे इन शॉर्ट्स है, तो इन शॉर्ट्स पे अगर कुछ न्यूज़ आ रहे हैं तो दिन भर आते रहते हैं, तो आप कम से कम अवेयर रहते हो कि दिन भर में क्या हो रहा है। यूट्यूब के लिए भी, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन मटेरियल हैं जो कि आप नॉर्मल करंट अफेयर्स के लिए पढ़ सकते हो। कुछ स्टैटिक समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ से यूज़ कर सकते हो। एआई का बहुत अच्छा यूज़ किया जा सकता है, जैसे आजकल जो जनरेटिव एआईज हैं, चैट जीपीटीज एंड ऑल, तो उससे आप अपने अच्छे नोट्स को किया जा सकते हो। तो रादर देन डिस्ट्रैक्शंस ऑफ दिस, मैंने उनको पॉजिटिव वे में ही लिया। इंटरटेनमेंट भी किया, ऐसा नहीं है कि मैं बस पढ़ते ही रहा। इधर उधर घूमने भी गया, इंटरटेनमेंट भी किया, बट हाँ, सबका एक टाइम स्लॉट डिफाइंड था, और ऐसे ही रहा। फिर कैसा रहता था आपका सुबह से उठने का और रात को सोने तक का? वो क्या रूटीन था जो आपने बनाया था और उसे कंसिस्टेंट आप फॉलो करते थे? तो बेसिकली मुझे ऑफिस 10 बजे के आसपास पहुंचना होता था, तो मैं सुबह उठ जाता था। सुबह उठने के बाद कम से कम 4 घंटे ऐसा होता था कि मैं फिर अपनी सुबह की शुरुआत जो है वो स्टैटिक से ही शुरू करता था। रिवीजन किया, रिवीजन करने के बाद मैंने न्यूज़पेपर वगैरह पढ़े, और अगर कुछ नया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि नया सुबह आप फ्रेश रहते हैं, तो जो फ्रेश माइंड है उसे अगर आप कुछ नया कॉन्सेप्ट ट्राई करते हो पढ़ना, तो आसानी से वो आ जाता है। तो वो किया सुबह के टाइम पे। शाम के टाइम आकर के क्योंकि अब आप थके हुए हो जॉब से, अब आप आ चुके हो 6 बजे के बाद, तो अब या तो फिर आंसर राइटिंग कर लो, सो दैट कि आप थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाओ। अगर आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं तो वो कर लो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में आपको बहुत पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, और जब आप ऑब्जेक्टिव करते हो तो आपका माइंड बहुत एक्टिव हो जाता है। तो इसी तरह से दिनचर्या रहती थी मेरी। जब वीकेंड्स आते थे तो ऐसा रहता था कि फिर मैं अपने पूरे के पूरे सिलेबस को, जैसे मैंने इकोनॉमिक्स हो गई, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, तो उसके रिवीजन के कंप्लीट रिवीजन्स उस पर रखता था। शॉर्ट रिवीजन्स में वीकडेज के लिए रखता था सुबह के लिए, और जो लॉन्गर रिवीजन्स होते थे विथ आंसर राइटिंग एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो मैं वीकेंड्स के लिए रखता था। क्या हॉबीज़ क्या है, क्या पसंद है, क्या करना आपको अच्छा लगता है जब फ्री टाइम पर आप होते हैं? जनरली कभी जब फ्री टाइम रहता है तो मैं क्रिकेट खेल लेता हूँ अपने दोस्तों के साथ। उसके अलावा मैं कभी कभार कुछ ऐसे अगर सीरीज़ वगैरह आए तो वो देख लेता हूँ। क्रिकेटर पसंद है आपको? कोई क्रिकेटर का नाम? हैं, झारखंड के लाल ही हैं, एमएस धोनी, तो वो मेरे इंस्पिरेशन है। फॉलो करते हैं? हाँ जी जी, मैं उनको फॉलो करता हूँ, बोथ इन क्रिकेट वेज ऑल्सो एंड इन फैमिली पर्सनल लाइफ ऑल्सो, दोनों ही वे में। धोनी की एक वो बात जो जिसे अपने लाइफ में आपने फॉलो किया हो, वो क्या, वो कौन सी बात है, वो कौन सी आदत है? मुझे लगता है कि जो कामनेस है उनका एज अ कैप्टन कूल, तो कैप्टन कूल एक कनोटेशन है उनके लिए, बट आई थिंक वो हर परिस्थिति में ही उस चीज़ को अपने साथ धैर्य रखते हैं। कैप्टन कूल इज़ नथिंग बट धैर्य रखना, मुझे लगता है। तो उनसे वो चीज़ सीखी जा सकती है कि अगर आपके फेलियर्स में बहुत सारे ऐसे भी टाइम हुए कि लास्ट ओवर है और मैच शायद हारने वाले भी हैं, बट उन्होंने अपना कूल लूज़ नहीं किया। पहला T20 हमने जीता, जो वर्ल्ड कप था। तो यही है कि मुझे लगता है कि कैप्टन कूल, धैर्य रखना, उनसे मैंने सीखा। तो मैं धैर्य रखता हूँ, जो भी फेलियर्स आए उनको मैंने अच्छे से लिया, धैर्य मेंटेन रखा, परसिवरेंस बनाया, पढ़ाई की, और फिर उसके अलावा। अब प्रिपरेशन जो आपका रहा ये कभी कोई इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन किया हो? चूँकि आईएएस और सिविल सर्विसेज के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, या सेल्फ प्रिपरेशन था, कैसे आपने किया? मैंने जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए तो बेसिकली मैंने सेल्फ स्टडीज़ ही किए। ऑनलाइन मटेरियल हुआ करते थे, स्टैटिक बुक्स हैं आपके, बहुत ही डिफाइंड स्टैटिक बुक्स हैं,
अब जैसे अब आपके पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, एनसीईआरटीज़ हैं हर टॉपिक्स के लिए, देन राजीव अहिर की बुक है हिस्ट्री के लिए। तो ये तो सारे स्टैटिक्स के लिए आराम से आप इसको कर सकते हो। मैंने जैसे बताया आपको जेपीएससी का जो सिलेबस है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिफाइंड है, एक एक क्वेश्चन और या वर्ड जो है वो भी डिफाइंड है। तो अगर आप उसको भी नॉर्मल अगर सर्च करते हो तो आप अपने आंसर्स को इनरिच कर सकते हो। तो वो किया मैंने। इंटरव्यू के लिए मैंने मॉक इंटरव्यूज़ के लिए यहाँ के जो कुछ संस्थान है मैं वहाँ गया था इंटरव्यू के लिए, और वहाँ अच्छा रहा। उनके तरफ से जो फीडबैक आया मैंने उनको अपने फाइनल इंटरव्यू में भी इम्प्लीमेंट किया। आखिरी सवाल, जो तैयारी कर रहे हैं, जो सपना देख रहे हैं कि वो भी आगे चल करके रैंक 1 आए या टॉप 10 में आ जाए या कोई अच्छा पोस्ट उनको मिले या जो सफल हो जाए, जाहिर सी बात है कि इस बार भी बहुत सारे लोग असफल रहे होंगे और आपको देख करके शायद उनको थोड़े से ज़रूर वो मोटिवेट भी होंगे। उनके लिए क्या कहेंगे जो उनको ये लगता है कि नहीं यार अब कितना अब हो गया, मतलब वो लोग टूट जाया करते हैं अक्सर। जाहिर सी बात है कि एक पेशेंस लेवल होता है हर किसी का। उनके लिए क्या कहेंगे, कोई मैसेज आप उनको देना चाहें? जिन लोगों का इन बार नहीं हो पाया फ्रॉम मेंस टू अभी भी इंटरव्यू में भी, मैं बस उनको यही कहूँगा कि आपकी ही वाली स्थिति मेरी भी थी पिछले साल। हाँ, दुख होता है, बुरा भी लगता है, बट आपको हमेशा अपने आप को वही है कि आपका नाम अगले लिस्ट में हो सकता है। जैसे मेरा नाम इस बार इस लिस्ट में है, तो मुझे लगता है कि उनके लिए मेरा यही संदेश होगा कि आप अपनी फिर से तैयारी में लगें, कुछ दिन अपने आप को रिलैक्स करें, इंटरटेनमेंट करें, कहीं घूमने चले जाएं, दोस्त यार से मिलें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। 10-15 दिन के बाद फिर से आप आएँ। फिर आई थिंक जेपीएससी नेक्स्ट आने वाला ही है। आप बहुत ही प्रोबेबल कैंडिडेट हो सकते हैं, तो पढ़ाई में लग जाएं। जहाँ पे भी प्रॉब्लम आपको फेस आया जिस कॉन्सेप्ट में, उसको मास्टर करें आई थिंक। और अभ्यास करत अभ्यास से तो होते चिकने पात, तो हो जाएगा। आशीष जी, एक सवाल ये भी ज़रूरी है आपसे लेना। जेपीएससी अक्सर विवादों में रहा है, आप देखिएगा। एक तो समय पर होता नहीं है, मतलब और बाकी स्टेट के अगर हम कंपेयर करें, बहुत सारे अनियमितताएं हैं, बहुत सारे कभी घोटाला भी आपने सुना होगा, और तरह की जो है ये जो 11 और 11, 12, 13 जो हुआ वो उसे लेकर भी बहुत सारे सवाल उठाए गए। आपको क्या लगता है कि कहाँ पर आयोग कि कहीं ना कहीं पर उनके पास कोई ठोस कोई प्लानिंग नहीं है, या फिर जो ये टाइमिंग है, मतलब जो हर साल हो जाना चाहिए, वो इतना डिले क्यों होता है? आप इस बारे में कभी सोचा है आपने? आपको क्या क्या वजह मानते हैं? देखिए, वो आई थिंक वो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से एग्ज़ाम लेते हैं, क्या टाइमलाइन पे एग्ज़ाम लेते हैं। एज अ एस्पिरेंट मैं ये बता सकता हूँ, जेपीएससी की जो तैयारी है वो हमेशा आपको रेगुलरली करते रहनी चाहिए, क्योंकि कभी भी डेट अनाउंस हो सकता है और बहुत कभी टाइम ज़्यादा भी मिल सकता है, कभी कम भी मिल सकता है। जो लास्ट जेपीएससी मैंने दी उसमें टाइम कम मिला था हमें प्रिपेयर करने के लिए, बट ठीक है, इस टाइम हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल गया। तो मुझे लगता है एज एन एस्पिरेंट हमें हमेशा तैयारी करते रहनी चाहिए। एग्ज़ाम लेना आयोग सरकार का काम है, वो अपना जब भी करेंगे वो करेंगे, बट हमें तैयार रहना होगा कि हम अपने कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर रहें और जब भी एग्ज़ाम आए तो उसको निकाल लें। चलिए, बातचीत बहुत लंबी हो जाएगी। आशीष अक्षत जिन्होंने बताया कि रैंक 1 ये कैसे लाए, तैयारी कैसे किया, क्या फैक्टर वो फैक्टर कौन से थे जिसके सहारे जो है आशीष अक्षत रैंक 1 पर आए। और अब चूंकि इनके पिताजी भी जो है पुलिस विभाग में रह चुके हैं, तो इनका भी एक अपना एक स्ट्रीम होता है, तो ये अब डीएसपी बनेंगे, ट्रेनिंग इनकी होगी और फिर आगे जो चीज़ें होंगी। लेकिन इन सब बातचीत में ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आशीष जी, यही तो होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। बस 1 मिनट में आप बताइए क्या करना है और क्या नहीं करना है। मुझे गलती वो कर देते हैं, मतलब लोग क्या होता है, लोग फाइनल तक पहुंच जाते हैं, इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो चीज़ क्या है जो नहीं करना है और करना क्या है? मुझे लगता है कि किसी भी सर्विसेज के लिए अगर हम तैयारी करते हैं, अगर मैं इस बात करूं जेपीएससी की, तो जो भी मैं वही कह रहा हूं, सिलेबस के ही दायरे में रहिए, उतनी ही न्यूज़ को कैप्चर कीजिए, क्योंकि उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ सारे डिस्ट्रैक्शन ही है। अगर टॉपिक मेंशन्ड नहीं है तो उसके ऊपर ज़्यादा डिटेल डिस्कशन करके वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इनफैक्ट अगर मुझे लगता है कि अगर कोई फिर फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल रिलेशंस अगर कोई टॉपिक है तो उतना ही पढ़िए जितना दिया गया है हमारे सिलेबस में, तो ये करना है। और नहीं जो करना है वो है डिस्ट्रैक्शंस। अब कोई भी किसी भी गलत डिबेट में नहीं पढ़ना है। अपनी जो ग्रुप है, जो भी ग्रुप आप बनाएं, उस पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिस्कशंस करें रिलेटेड टू एग्जाम। आई थिंक वो ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा रादर देन इधर उधर की बातों पे। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आशीष जी आपको। इस वक्त मैं आशीष जी के घर, आशीष अक्षत के घर पर हूँ। ये उनका घर है और पूरी परिवार है। दूसरे वीडियो में पूरे परिवार से जो बातचीत है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल
जो छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, आशीष अक्षत ने जो बातें कही है उसे आप गार्ड बांध करके या फिर कहीं नोट कर लीजिए, वो आपको काम आने वाला है। दूसरी चीज़, आपको फोकस रहना है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, अपना एक गोल सेट करना है और एक स्ट्रैटेजी पर काम करना है। आप इस बार सफल ना हो पाए हो, लेकिन आप अगली बार ज़रूर सफल होंगे। दूसरा अटेम्प्ट था और ये एक बड़ा उदाहरण आपके लिए है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आशीष जी बहुत शुक्रिया आपका। बने रहिएगा, एक फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक सहयोगी मानस के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।